मतलब ये कि लिवर में जो कैंसर डेवलप हो जाता है, जिसकी हमने हमेशा से बात करते आ रहे हैं, एंड स्टेज लिवर डिजीज़ और हॉसिस के बाद क्या हो जाता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, हेपेटाइटिस ए बी, फैटी लिवर डिजीज़, इतनी लिवर की हमने डिजीज़ पढ़ी जिसमें जब पेशेंट का लिवर हम नहीं ठीक करते, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देते, तो अल्टीमेटली लिवर का कैंसर डेवलप हो जाता है। तो दैट इज़ द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है, इट इज़ अ मोस्ट कॉमन, ठीक है, जो कि होता है कैंसर, दैट इज़ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। और अगर हम बच्चों की बात करें, ठीक है, चाइल्डहुड की बात करें, तो उसमें जो मोस्ट कॉमन होता है दैट इज़ द हेपेटोब्लास्टोमा, ठीक है, बच्चों के अंदर जो होता है वो हेपेटोब्लास्टोमा होता है कॉमन। सो इट इज़ ऑल्सो नाउन एज हेपेटोमा, ठीक है, और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन होता है। और 85% जो केसेस होते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द क्रोनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि जो हेपेटाइटिस बी के बारे में हमने बहुत डिटेल वर्जन पढ़ा था, तो उसमें जो है वो अगर क्रोनिक रहता है तो उसकी वजह से जो कैंसर डेवलप हो जाता है दैट इज़ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास कैंसर डेवलप होता है वो हेपेटाइटिस बी वायरस के क्रोनिक होने की वजह से होता है, ठीक है। तो इसके बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स आते होते हैं कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर्स लिखें। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ है कि ज़्यादातर जो लोग एफ्लाटॉक्सिन्स यूज़ करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था ना न्यूप्लेजिया के चैप्टर में, कि जो हमारे पास ग्रेन्स होती हैं कुछ, ठीक है, उनके अंदर एफ्लाटॉक्सिन्स होती हैं फंगल हमारे पास इन्फेक्शंस की वजह से, तो उसके अंदर एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं। अब जो लोग इस तरह के खाने खाते हैं जिसके अंदर एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं, तो फिर साथ में अगर फॉर एग्जांपल उनको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो उनके अंदर जो रिस्क होता है वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का ज़्यादा हो जाता है। एक पेशेंट होता है ना, उसके अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस भी है और ऊपर से वो एफ्लाटॉक्सिन्स वाले फूड भी खा रहा है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उसके अंदर लिवर का कैंसर डेवलप हो जाए। नेक्स्ट हम इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं कि क्रोनिक लिवर डिजीज़ आर द मोस्ट कॉमन सेटिंग फॉर द इमरजेंस ऑफ एचसीसी। शुरू से ही कहानी हम पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले इन्फ्लेमेशन होती है लिवर की इंजरी के बाद, उसके बाद फाइब्रोसिस, सिरहोसिस, और एंड पे हमारे पास जब क्रोनिकली डिजीज़ चलती है तो हमारे पास जो है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है। उसके बाद बता रहे हैं द मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग फैक्टर्स इन द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा आर द वायरल इन्फेक्शंस, टॉक्सिक इंजरीज़, ठीक है। वायरल इन्फेक्शंस में हमने भी देखा रिस्क फैक्टर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं कि हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, टॉक्सिक इंजरीज़ जिसमें हमारे पास अल्कोहल पीने वाला बंदा है एक, ठीक है, एफ्लाटॉक्सिन्स लेने वाला बंदा है, उसके अंदर जो है ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बहुत कॉमन होता है, ठीक है। तो एफ्लाटॉक्सिन एस्परजिलस स्पीशीज़ के अंदर आती है और जो लोग ये खाते हैं तो उनके अंदर फिर ये वाली जो है डिजीज़ ये बन जाती है, कैंसर डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो बाकी इन्होंने इनको डिजीज़ को फर्दर इन्होंने बताया हुआ है कि अल्कोहल पीने वाले बंदे, अल्कोहल कंजम्पशन, ठीक है, इसके साथ साथ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, ठीक है, ऑलरेडी किसके अंदर पहले से इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हमने देखा हीमोक्रोमेटोसिस देखा था, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन देखी थी, विल्सन्स डिजीज़ देखी थी, उसमें भी हमारे पास जो है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जिसमें हमने ओबेसिटी, डायबिटीज़, ठीक है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, ये भी हमारे पास सारे जो है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की तरफ लेके जाते हैं पेशेंट को, ठीक है। और इसके अलावा जो अगर म्यूटेशंस की बात करें तो TP53 की अगर म्यूटेशंस हों तो उसके अंदर भी कैंसर डेवलप होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो बीटा कैटेनिन म्यूटेशंस थे उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये हमारे पास रिस्क फैक्टर्स हैं, आपने याद रखने हैं, ठीक है। अगर आपने लिखना है अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से, एफ्लाटॉक्सिन्स की वजह से, वायरसेस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की वजह से, इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स की वजह से, जो कि हमने 3 पढ़े थे वो आपने लिख देने हैं। इसके अलावा आपने लिखना है मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स की हेडिंग देखिए, आपने लिखना है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से, ठीक है, या आपकी ओबेसिटी हो गई, स्मोकिंग हो गई और डायबिटीज़ हो गई, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और म्यूटेशंस में आपने जेनेटिक में लिख देना, जेनेटिक फैक्टर्स में TP53 की म्यूटेशन हो सकती हैं या बीटा कैटेनिन की म्यूटेशंस हो सकती हैं। उसके बाद एक SCQ आता होता है कि प्रिकर्सर लेजन्स क्या होती हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की, तो इसमें आपने 4 तरह की लिखनी होती हैं और 5वीं भी आती है जो कि आपने लिखनी होती है। तो एक होता है लार्ज सेल चेंज, एक होता है स्मॉल सेल चेंज, एक होता है लो ग्रेड डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स, ठीक है, और हाई ग्रेड डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स, ये आपने लिखने होते हैं, और एक होते हैं रीजनरेटिव नोड्यूल्स, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो बुक में आपके पास 4 लिखे हुए हैं, लार्ज सेल, स्मॉल सेल, लो ग्रेड डिस्प्लास्टिक एंड हाई ग्रेड डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स। ये प्रिकर्सर लेजेंड्स होते हैं, इनके बाद हमारे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के डेवलपमेंट की चांसेस हो जाते हैं।
मतलब ये कि आपको पता है ना कि किसी भी ट्यूमर की प्रोग्रेशन में जो एक स्टेज आती है डिस्प्लेजिया वाली, ठीक है, लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी हो जाती है, तो डिस्प्लेजिया के बाद हमारे पास कैंसर डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये डिस्प्लास्टिक ही चेंजेस होती हैं, जिसमें स्मॉल सेल चेंज, लार्ज सेल चेंज, अगेन रिपीटिंग, लो ग्रेड डिस्प्लेजिया, हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया एंड रीजनरेटिव नोड्यूल्स। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में आपने सबसे पहले ग्रॉस अपीयरेंस लिखनी होती है, तो यहाँ पे आप ग्रॉस अपीयरेंस लिखेंगे कि आपके पास जो लेजन्स होती हैं, आपके पास जो कैंसर होता है, ठीक है, जो हमारे पास कैंसर ट्यूमर बना होता है, वो आपका एक लिवर, सबसे पहले आपने लिवर एज्यूम करना है। ठीक है, आपके पास एक सामने लिवर पड़ा हुआ है, ग्रॉसली जब आप उसको देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो कैंसर की लेजन्स नज़र आती हैं वो 3 तरह की हो सकती हैं, यूनिफोकल हो सकती हैं, मल्टीफोकल हो सकती हैं, या डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिव होती हैं। यूनिफोकल का मतलब कि लिवर के एक छोटे से पार्ट में वहाँ पे ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो वो यूनिफोकल हो गई। मल्टीफोकल होती है कि लिवर के बहुत से पार्ट्स में जगह 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 आपको मल्टीफोकल लेजन्स नज़र आ रही हैं। और डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटेड मतलब उनका कोई लोकस नहीं है, वो ऐसे ही जिधर दिल कर रहा है डिफ्यूजली फैली हुई है ग्रोथ। ठीक है, तो इस तरह की 3 तरह की ग्रोथ्स नज़र आ सकती हैं आपको, यूनिफोकल नज़र आती हैं, ठीक है, मल्टीफोकल नज़र आती हैं, और आपके पास डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिव लेजन्स नज़र आती हैं। ये 3 आपने पॉइंट्स लिखने होते हैं ग्रॉस में। और अब ये जो होती है ना ये वाली लेजन्स, ठीक है, ये मेटास्टाइज भी कर सकती हैं अगर वो कैंसर जो है वो मतलब वो मेलिग्नेंट हो जाए, वैस्कुलर इन्वेजन कर लेती हैं, मतलब वहाँ से कैंसर जो है वो वेसल्स के थ्रू इन्वेड करे, मेटास्टाइज करे, ठीक है, और वहाँ से फिर जो है वो एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटास्टेसिस कर दे, ठीक है, हेपेटिक वेनस सिस्टम से जो है वो एडवांस कर जाए, ठीक है, और इस तरह से वो फैल जाए, तो इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ से वो एक्सटेंड करेगा, फॉर एग्जांपल हार्ट में चला जाए, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, और ज़्यादातर आपने बस याद रखना है जो मेटास्टेसिस होती है ना यहाँ पे, वो वैस्कुलर मेटास्टेसिस होती है, वेजल्स हिमाटोजेनस स्प्रेड होता है, ठीक है, लिवर के कैंसर का। उसके बाद आपके पास आते हैं माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। ग्रॉस में आपने याद रख लेना यूनिफोकल, मल्टीफोकल एंड डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिव पैटर्न्स, वास्कुलर इन्वेजन इज़ कॉमन। ठीक है, उसके बाद माइक्रोस्कोपिक में आपने याद रखना है कि ये हमारे पास 3 तरह के हो सकते हैं, या तो वेल डिफरेंशिएटेड होंगे, या मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड होंगे, या बिल्कुल ही पुअरली डिफरेंशिएटेड होंगे। अगर तो वेल डिफरेंशिएटेड या मॉडली डिफरेंशिएटेड होते हैं, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड होते हैं, तो वो रिजेंबल करते हैं हमारे नॉर्मल हेपेटोसाइट्स, मतलब वो हमारे जो हेपेटोसाइट्स होते हैं, हेपेटोसाइट्स होते हैं, उनके साथ रिजेंबल कर रहे होते हैं, ठीक है, नॉर्मल हेपेटोसाइट्स। क्योंकि वेल डिफरेंशिएटेड है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये जो है कैंसर है कि नहीं, क्योंकि वो वेल डिफरेंशिएटेड है, बिल्कुल ही उन्होंने अपनी शक्ल सूरत बदली नहीं हुई होती, ठीक है। लेकिन अगर वो हमारे पास वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होते, मतलब वो पोरली डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं, तो फिर उनकी वही एनाप्लेजिया वाली जो हमने फीचर्स देखे थे, प्लियोमॉर्फिज्म हो जाएगी, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो खराब हो जाएगा, ठीक है, एनाप्लास्टिक हो जाएंगे सारे, और इस तरह के हमारे पास जो है फीचर्स आएंगे, तो वो प्लियोमॉर्फिक से हो जाते हैं और कोई उनकी डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर नहीं होती। और एक बात आपने याद रखनी है, हम क्लिनिकल फीचर्स में भी इसका देखेंगे, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में क्या होता है कि अल्फ़ा फीटोप्रोटीन जो होती है ना वो ज़्यादा हुई होती है, ठीक है, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन जो होती है ना वो ज़्यादा हुई होती है, ठीक है, तो उससे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं इसका। तो आपने जो है आपको याद हो गया होगा मॉर्फोलॉजी अब कि ग्रॉसली आपने यूनिफोकल, मल्टीफोकल, डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिव, और तीसरा आपने लिखना होता है कि ये हमारे पास इन्वेजन ऑफ द वेस्कुलर चैनल्स कर सकती है, ठीक है। उसके बाद आपने माइक्रोस्कोपिक में वेल डिफरेंशिएटेड को रिजेंबल करवाना है हेपेटोसाइट्स के साथ, और पोअरली डिफरेंशिएटेड को आपने प्लियोमॉर्फिक कर देना है, एनाप्लास्टिक जॉइंट सेल्स बना देना है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना एक मैं आपको बताती हूँ कि इसकी ना अब हम करते हैं क्लिनिकल फ़ीचर्स। क्लिनिकल फ़ीचर्स में आपने जो बातें याद रखनी होती हैं वो वही हैं कि लिवर के अंदर कैंसर हो गया तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपके पास जो है पेन होगी, मैलेज होगी, फटीग होगी, वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है, वेट लॉस हो जाएगा। इसमें वेट लॉस क्यों होता है, देखें जब हमारे पास लिवर के सेल्स डैमेज हो जाते हैं ना, तो जो बाकी सेल्स होते हैं उनके ऊपर बर्डन आ जाता है। जब उनके ऊपर बर्डन आ जाता है तो क्या होता है कि वो सारे उनके ऊपर जब बर्डन आएगा काम का, तो ऑब्वियसली उनको न्यूट्रिएंट्स, उनको वाटर, उनको सारी जो अवेलेबल चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा चाहिए होती हैं ना, तो वो ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जब वो सेल्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारा वेट लॉस हो जाता है और उसी तरह वीकनेस हो जाएगी पेशेंट को, ठीक है, और बाकी जनरल हमारे पास जो है फटीग हो जाएगी, पेन हो जाएगी, इस तरह की चीज़ें आती हैं। अपर एब्डोमिनल पेन में कंप्लेन करता है, लिवर ख़राब हो गया तो जॉन्डिस होगा, फीवर होगा, GI
GIT, एसोफेजियल वेराइसल ब्लीडिंग हो जाती है। ये क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है। तो वो जो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है, सारा ब्लड जो है वो हमारे पास एसोफेगस की तरफ जाता है और वहाँ पे जब वो ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती हैं तो वो रप्चर हो सकती हैं, उसकी वजह से वे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट मर जाता है। ठीक है। माय पुप्पो जो है, मेरी जो पुप्पो थी, उनको भी यही प्रॉब्लम हुई थी कि उनके लिवर डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हो गई थी उनको, और पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से उनकी एसोफेजियल वेराइसिस की ब्लीडिंग स्टार्ट होगी एंड देन शी बिगेन टू हैव द ब्लडी वॉमिटिंग्स एंड अल्टीमेटली शी डाइड। तो ये प्रॉब्लम था उनके साथ। तो इस तरह से ये जो है लिवर इज़ द मेजर थिंग, जिसकी वजह से लिवर प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है। एलिवेटेड सीरम लेवल्स ऑफ अल्फ़ा फीटोप्रोटीन जो है ये होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी हम करवा देते हैं, CT स्कैन करवा लेते हैं, MRI करवा लेते हैं। ठीक है। और इसके अलावा नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द HCC इन्वॉल्व्स द प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट ऑफ द प्राइमरी मास। ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी डायग्नोस्टिक चीज़ें होती हैं। और उसके बाद वो बता रहे हैं कि इसकी मेटास्टेसिस हो सकती है मोस्टली लंग्स की तरफ, और इसके अलावा डेथ जो होती है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में वो मेनली होती है बाय द केचेक्सिया, GIT और एसोफेजियल वेराइसल ब्लीडिंग जो मैंने आपको बताया, लिवर फेलियर। ठीक है। हेपेटिक कोमा, वही वाले हमारे पास हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हो जाएगी, रप्चर विद द ट्यूमर विद फेटल हेमरेज। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके पास था कैंसर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जिसमें सबसे पहले हमने इसकी देखा कि मोस्ट कॉमन होता है, फिर इसका हमने रिस्क फैक्टर्स याद रखने हैं कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं इसमें। ठीक है। उसके बाद आपने इसकी डायग्नोसिस याद रखनी है कि इसको हम ब्लड टेस्ट के थ्रू चेक करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, CT MRI करवा लेते हैं, लिवर बायोप्सी करवा लेते हैं। ठीक है। इसके बाद रिस्क फैक्टर्स के बाद आपने जो याद रखनी है चीज़ के इसमें जो इसकी मॉर्फोलॉजी है वो ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक में क्या नज़र आता है। एक हमारे पास ट्यूमर होता है, कार्सिनोमा होता है, फाइब्रोलैमेलार कार्सिनोमा। ठीक है। ये भी ना इसके फीचर्स होते हैं, ये इसके साथ रिजेंबल कर रहे होते हैं। तो हमने डिस्टिंग्विश करना होता है कि पेशेंट को हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है या फाइब्रोलैमेलार कार्सिनोमा है। तो वो हमें इस तरह से पता चलता है कि जो फाइब्रोलैमेलार कार्सिनोमा होता है ना, इसका बेटर प्रोग्नोसिस होता है। ठीक है। उसमें पेशेंट इतनी जल्दी मरता नहीं है और मतलब उसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। ठीक है। और रिस्क फैक्टर्स इसके जो होते हैं ना, ये सिरहोसिस वाले जो रिस्क फैक्टर्स हमने हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के पढ़े हैं वो उसमें नहीं होते। ठीक है। और उसमें जो एज होती है वो मोस्टली आपकी 20 to 40 ईयर्स एज होती है फाइब्रोलैमेलार में। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, आपने इसमें प्रिकर्सर लेजेंड्स भी याद रखनी होती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा।